अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, फिट एंड फाइन। हाँ, मानता हूँ बहुत टाइम बाद मुलाकात हो रही है, बट वंस अगेन आई एम विथ यू। कुछ लाइफ की कॉम्प्लिकेशंस थी और एज यू सब आपको पता है कि जब आप स्ट्रगलिंग फेज में होते हो तो बहुत सारी चीज़ें होती है जिनसे आपको डील करना पड़ता है। बट आफ्टर ऑल आई एम विथ यू हेयर एंड वंस अगेन आई एम वेलकमिंग यू ऑल एंड पैरासाइट एराओ ऑफिशियल। ठीक है, तो हमने जहाँ से ख़त्म किया था, जहाँ पे ख़त्म किया था वहीं से शुरू करेंगे। ठीक है, ये भी लेक्चर रिकॉर्ड कर ली थी मैंने, बट अनफॉर्चुनेटली इसमें वॉइस नहीं आई थी, तो फिर वो अपलोडेड लेक्चर मेरे को डिलीट करनी पड़ी थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं जो है ना वो फर्स्ट ईयर स्टूडेंट के लिए, नाइन्थ स्टूडेंट के लिए पढ़ा रहा होता हूँ, तो एंट्री के लिए भी पढ़ा रहा होता हूँ। ठीक है, तो मैंने जैसे पिछली वीडियोस में हमेशा एंट्री के एमसीक्यू डिस्कस किए हैं, तो यहाँ पे भी मैं एंट्री के एमसीक्यू डिस्कस करने वाला हूँ कि वो किस तरह से पूछते हैं और किस तरह से आपको जो है ना कंफ्यूज करने के लिए वर्डिंग चेंज करते हैं। सो हम शुरू करते हैं। हमारा जो टॉपिक है दैट इज द फैक्टर्स अफेक्टिंग द एंजाइम एक्टिविटी। वो कौन से फैक्टर हैं जो एंजाइम एक्टिविटी पे अफेक्ट करते हैं। अब एंजाइम एक्टिविटी होती क्या है कि द रेट ऑफ एंजाइम एक्टिविटी मींस द क्वांटिटी ऑफ सबस्ट्रेट ट्रांसफॉर्म्ड प्रोडक्ट इन यूनिट टाइम इन 1 सेकंड। ठीक है, आपके कितने कि आपके कितने सबस्ट्रेट ट्रांसफर होते हैं 1 मिनट में। ठीक है, आपके कितने सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में ट्रांसफर होते हैं 1 मिनट में, दैट इज योर एंजाइम एक्टिविटी। अगर किसी ने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो वो जाके देख लें। मैंने कहा था कि सबस्ट्रेट को हम एज ए रिएक्टेंट कंसीडर करते हैं, ये एक रिएक्शन होता है, और वो जब सबस्ट्रेट एक्टिव साइड के साथ अटैच हो जाता है और बाद में वो जब कन्वर्ट होता है तो हम उसको बोलते हैं प्रोडक्ट। तो कितने सबस्ट्रेट्स 1 मिनट में प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, दैट इज नोन एंजाइम एक्टिविटी। अब उसी एंजाइम एक्टिविटी पे कौन से फैक्टर आपकी वो चीजें होती हैं जो आपके रिएक्शन को या तो इंक्रीज करें या तो डिक्रीज करें। आपकी कोई भी एक्टिविटी उसको इंक्रीज या डिक्रीज करें, उनको भी क्या बोलते हैं हम, फैक्टर। तो यहाँ पे हम वो डिस्कस करने वाले हैं कि कौन से फैक्टर हैं जो आपकी एंजाइम एक्टिविटी पे अफेक्ट करते हैं। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि जितने आपके ज्यादा प्रोडक्ट जितनी आपकी ज्यादा प्रोडक्ट बनेगी, इसका मतलब आपकी उतनी ज्यादा एंजाइम एक्टिविटी है, और जितना आपका जो है कम प्रोडक्ट बनेगी उतना आपकी एंजाइम एक्टिविटी कम है। ठीक है, अब वो कौन से फैक्टर हैं, आपका टेम्परेचर है, आपका पीएच है, आपकी कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम एंड आपका क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। ये 4 फैक्टर हैं जो हम डिस्कस करने वाले हैं कि वो एंजाइम एक्टिविटी पे कैसे अफेक्ट करते हैं। ठीक है, एक बात थी जो मैंने पिछले लेक्चर्स में मैं समझा चुका हूं, मैं आपको फिर से समझाता हूं। ठीक है, ये हमारा फॉर सपोज एंजाइम है, इसको हम बोलते हैं एक्टिव साइड, आप सबको पता है। ठीक है, और ये एक सबस्ट्रेट है जो यहाँ पे आकर अटैच होगा। ठीक है, लेकिन अगर यही सबस्ट्रेट, ठीक है, अगर यही सबस्ट्रेट इस एक्टिव साइड को छोड़ के किसी और साइड पे आके अटैच हो, फॉर सपोज यहाँ पे भी ऐसा कोई स्पेस बना हुआ है उसके लिए, तो इस वाली साइड को हम बोलते हैं एलोसेट्रिक साइड। इस वाली साइड को हम क्या बोलते हैं, एलोसेट्रिक साइड। ठीक है, तो ये अब कुछ एक्टिवेटर्स होते हैं आपके, कुछ इनहिबिटर्स होते हैं। जो इनहिबिशन वाली टॉपिक है वो हम लास्ट में पढ़ेंगे। इनहिबिटर एक्टिवेटर एक्टिवेटर जो है ना वो भी मैं लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। एक्टिवेटर्स वो होते हैं जो आपकी रिएक्टिविटी को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, एक्टिवेट। और इनहिबिटर वो होते हैं जो आपकी एक्टिविटी को इनहिबिट करते हैं, जो रोकते हैं, उनको बोलते हैं इनहिबिटर। तो जो एक्टिवेटर एलोसेट्रिक साइड पर अटैच होगा उसको आप बोलोगे एलोसेट्रिक एक्टिवेटर, और जो यहाँ पे आके जो इनहिबिटर अटैच होगा उसको आप क्या बोलते हो, एलोसेट्रिक इनहिबिटर। ठीक है, बाय द वे ये हमारा टॉपिक नहीं है, बट यहाँ लिखा हुआ था हमने उसको कर लिया। ठीक है, इसको मिटाते हैं। ओके गाइज, यहाँ पे हम जो है ना वो टेम्परेचर का इफेक्ट पढ़ने वाला है कि टेम्परेचर एंजाइम की एक्टिविटी को कैसे बढ़ता है। अब एक मैंने एक्टिवेशन एनर्जी वाली की टॉपिक में भी आपको बताया था, पहले भी बताया था मैंने, बहुत समझाया है ये कि कोई भी आपका रिएक्शन डिपेंड करता है मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स पे। किस पे डिपेंड करता है, आपके मॉलिक्यूल्स की मोशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, जितनी उन मॉलिक्यूल्स की मोशन स्पीड ज्यादा होगी, इसका मतलब आपका रिएक्शन उतना ज्यादा हो रहा है। और आपको ये पता होगा, आपने 9th में भी पढ़ा होगा, मैट्रिक में, फर्स्ट ईयर की फिजिक्स में पढ़ा होगा, इंटर में भी आप पढ़ेंगे। ठीक है, और जो एंट्री के बच्चे होंगे उन्हें तो पढ़ा ही होगा कि काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। आप जितना टेम्परेचर बढ़ाओगे उतनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी हम किसको बोलते हैं, मोशन को। इसके मॉलिक्यूल्स की मोशन बढ़ेगी और उतना ज्यादा आपका रिएक्शन फास्ट होगा। ये एक जनरल कॉन्सेप्ट है। मतलब यहां से हमें ये पता चलता है कि टेम्परेचर बढ़ाने से आपका रिएक्शन जनरली बढ़ेगा और बढ़ता है। ठीक है,
यहाँ पे देखते हैं हम टेम्परेचर का इफेक्ट क्या है। अब जो एंजाइम्स होते हैं ना, वो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स मैंने आपको बताया था, वो पीएच के लिए सेंसिटिव होते हैं, वो आपके टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं। ठीक, मतलब कि वो हर एंजाइम एक ही टेम्परेचर पे वर्क नहीं करेगा, मतलब ऐसा है वो 100 सेंटीग्रेड भी वर्क करे, आपके जो है ना उस पे 30 पे भी करे, ऐसा नहीं होता। एक ऑप्टिमम, एक नॉर्मल टेम्परेचर होगा जिस पे एंजाइम वर्क करेगा। एंजाइम आर आल्सो सेंसिटिव टू टेम्परेचर ड्यू टू प्रोटीनियस कंपोजिशन। ठीक है, मैंने आपको बताया था एंजाइम की कंपोजिशन कौन सी होती है, प्रोटीनियस होती है। हम पढ़ते हैं कि एंजाइम्स आर प्रोटीनियस इन नेचर, तो उसकी वजह से वो टेम्परेचर से सेंसिटिव होते हैं, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से आपकी जो प्रोटीन है वो डीनेचर हो जाएगी। ठीक है, वो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। आप अगर 10 सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाओगे, ठीक है 10 सेंटीग्रेड, तो आपका जो रेट होगा वो क्या होगा, 2x बढ़ेगा। ठीक है, मतलब आप 10 सेंटीग्रेड पे टेम्परेचर बढ़ाने से आपका जो एंजाइम एक्टिविटी है 2x बढ़ेगी। फॉर सपोज आपको बोले कि 20 सेंटीग्रेड से 30 सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो गया, तो बताओ एंजाइम एक्टिविटी क्या होगी, जाहिर सी बात है वो क्या होगी, डबल। और अगर यहाँ पे बोले कि 40 सेंटीग्रेड हो गया, ठीक है, क्या होगा 40 सेंटीग्रेड। अब यहाँ पे ये लोग ये अंदाजा लगा लेते हैं कि टेम्परेचर डबल हो गया तो एक्टिविटी डबल होगी, नहीं, एक्टिविटी आप लोगे 10 के हिसाब से, यहाँ पे 2 टाइम्स बढ़ा है। ठीक है, 10 2 टाइम्स बढ़ा है, मतलब 20 से 30 हुआ तो आपकी एक्टिविटी डबल हुई, और फिर 30 से 40 हुआ मतलब फिर डबल हुई, तो ये कितना हुआ आपका 4 टाइम्स, तो ये फिर कितना बड़ा आपका 4 टाइम्स। ऐसे करोगे, ऐसे नहीं कि 20 से 40 डबल हो गया तो आपका जो एंजाइम एक्टिविटी है वो भी आपकी डबल हो जाएगी, नहीं भाई नहीं। ठीक है, आप अगर वो 100 तक भी देता है ना, तो आप उसको पार्ट्स में डिवाइड करोगे 10 10 10 10, और उसके बाद आप जो है ना देखोगे कि कितनी एक्टिविटी बढ़ रही है, और उसको मल्टीप्लाई करते जाओगे, हर 10 सेंटीग्रेड पे वो आपका क्या होगा, डबल होगा। मतलब ये टेम्परेचर का इफेक्ट है सिंपली, कि हर 10 सेंटीग्रेड बढ़ाने से आपकी जो एंजाइम एक्टिविटी है वो डबल होगी। अब हम बात करेंगे मतलब उनके टेम्परेचर्स की। जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया कि आपका हर एंजाइम जो है कि मतलब सारे टेम्परेचर पे वर्क नहीं करेगा, वो उसकी जो मैक्सिमम एक्टिविटी होगी ना वो एक नॉर्मल टेम्परेचर पे होगी, और उस टेम्परेचर को बोलते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर। और वो मोस्टली वही होता है जो उनके ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी का टेम्परेचर होता है ना, वही होता है। अगर हम फॉर सपोज मैं ह्यूमन की बात करूं, तो ह्यूमन का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है 37 सेंटीग्रेड, तो ह्यूमन में जो एंजाइम्स हैं उनके लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना हो जाएगा 37 सेंटीग्रेड। ठीक है, और कुछ हायर एनिमल्स होते हैं उनके लिए बढ़ जाता है, और कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो थर्मोफिलिक बैक्टीरिया होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, थर्मोफिलिक बैक्टीरिया, यहाँ पे लिखा होगा। ठीक है, मतलब जो हाई टेम्परेचर में रहते हैं तो उनके जो एंजाइम एक्टिविटी होती है वो किस पे, उनके लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर कौन सा होता है, अगर मैं सिंपली बोलूँ तो वो होता है आपका 70 सेंटीग्रेड, ये आपके बुक में भी लिखा हुआ है। और हायर एनिमल्स के लिए आपका 25 to 42 सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं कि आपका ये ऑप्टिमम रेट है, यहाँ से आपकी एक्टिविटी बढ़ रही है, ये ऑप्टिमम रेट है जहाँ पे आपकी मैक्सिमम आई। अब एक और बात है जो मैं आपको बताने वाला हूँ, उस पर ज़रा गौर कीजिएगा, और ये भी पूछी जाती है, और ये ना चेंज है, मतलब कि फर्स्ट ईयर के ओल्ड एसटीबी में और इसमें चेंज है, बट आप इस बुक को लेंगे। अब फॉर सपोज आपका 37 सेंटीग्रेड क्या है, नॉर्मल टेम्परेचर। ठीक, अगर ये यहाँ से बढ़ के 100 सेंटीग्रेड हो रहा है, कितना हो रहा है 100 सेंटीग्रेड, तो आप क्या बोलो कि आपके एंजाइम क्या हो गए, डी नेचर हो गए, आपके एंजाइम क्या हो गए, डी नेचर हो गए। अगर आप पुरानी एसटीबी की बुक देखोगे तो वो वहां पे डी नेचर नहीं वर्ड यूज करता, वो उस जगह से वर्ड यूज करता है कौन सा, डिस्ट्रॉय। कौन सा वर्ड यूज करता है, डिस्ट्रॉय। बट ऑब्वियसली कि हम ना अपने इस बुक को फॉलो करेंगे तो हम इस डिस्ट्रॉय को नहीं लेंगे, हम क्या कंसीडर करेंगे भाई, 100 सेंटीग्रेड पे आपके एंजाइम डी नेचर हो जाते हैं, ये बात याद रख लेना। ठीक, और उसके बाद जब आपका ये 37 सेंटीग्रेड लोग के 0 सेंटीग्रेड हो जाएगा, तो वहां पे वो डी नेचर नहीं होते, वेयर एट मिनिमम, उनकी एक्टिविटी मिनिमम होती है। ठीक है, बट एंजाइम्स आपके डिस्ट्रॉयड नहीं होते। ठीक है, तो ये बात है आपकी याद करने के लिए। अगर मैं इसको सारे को समराइज करूं तो एक स्पेशल टेम्परेचर होता है जिसपे वो वर्क करते हैं, वो उमूमन ऑर्गेनिज्म का बॉडी टेम्परेचर होता है, उसको हम बोलते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर। ठीक है, और 100 पे आपके डी नेचर हो जाते हैं, और आपके हर 10 सेंटीग्रेड बढ़ाने से आपकी जो एक्टिविटी है वो डबल हो जाती है। ओके गाइस, यार ये इरेजर कहाँ गया, फोन पे यार थोड़ा मुश्किल होता है। अच्छा, अगर ये हमने 0 सेंटीग्रेड की बात की ना, तो एक होता है आपका मैक्सिमम टेम्परेचर, दिस इज 100 सेंटीग्रेड जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ये आपका मैक्सिमम टेम्परेचर है जिसपे वो डीनेचर हो जाते हैं। और आपका मिनिमम टेम्परेचर होता है, चलो मार्कर फिर से लेते हैं, मिनिमम टेम्परेचर वो कौन सा होता है आपका 0 सेंटीग्रेड है। मतलब मिनिमम टेम्परेचर आपका वो यहाँ पे जो है ना एंजाइम्स डिस्ट्रॉय नहीं होते। ठीक है, यहाँ पे आप बोल सकते हो डिस्ट्रॉय होते हैं, डीनेचर डिस्ट्रॉय। ठीक है,
एसटीपी के हिसाब से ले लें तो। अच्छा, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना कि पहले अगर आप पुराने एसटीपी में देखें तो वहाँ ऐसे लिखा है कि 100 सेंटीग्रेड पे डेस्ट्रॉय हो जाते हैं और 0 सेंटीग्रेड पे डीनेचर हो जाते हैं। बट ये बुक, मेरे वर्ड्स जो ना, ईयरफोन को दबा के सुन लो, ठीक है। यहाँ पे यूँ समझो कि 100 पे डीनेचर और डेस्ट्रॉय दोनों होते हैं और 0 सेंटीग्रेड पे वो आपके डेस्ट्रॉय नहीं होते, बस उनकी एक्टिविटी जो होती है ना वो मिनिमम हो जाती है। तो वो टेम्परेचर जिसपे आपके एंजाइम अगेन से एक्टिव हो जाए, ठीक है। डीनेचर का मतलब वो अपनी कंपोजिशन जो है ना को बढ़ते हैं, अगेन से एक्टिव हो जाएं, अगेन से अपना फंक्शन परफॉर्म करें। जब टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए तो उस टेम्परेचर को बोलते हैं मिनिमम टेम्परेचर, वो 0 सेंटीग्रेड है, ठीक है। जिसमें उनकी एक्टिविटी लो हो जाएगी, वो डिस्ट्रॉय नहीं होंगे बट वो उनकी एक्टिविटी लो हो जाएगी। 100 सेंटीग्रेड में वो टोटली डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो जब भी टेम्परेचर नॉर्मल होगा और जब भी ये 37 सेंटीग्रेड हो जाएगा तो अगेन ये फंक्शन जो है ना परफॉर्म करने लग जाएंगे। तो ऐसे टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं? मिनिमम टेम्परेचर, ठीक है। अच्छा, लास्ट में ना मैं एमसीक्यूज डिस्कस करने वाला हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट। चलो मैं यहाँ पे बता देता हूँ, क्या लास्ट तक आप देखोगे भी नहीं, है ना, बोर हो जाते होगे ना, इतना बड़ा लेक्चर हो जाता है। अच्छा, एक एमसीक्यू आता है, आप किप्स वगैरह के सारे बुक्स में देखोगे या कितनी भी टेस्टिंग सीरीज हो या जो है ना पास पेपर्स में, कि कौन से बॉन्ड जो है ना टेम्परेचर से टूटते हैं, मतलब कौन से बॉन्ड मोस्टली, क्योंकि इसमें आपकी आयनिक बॉन्ड भी आ जाते हैं, है ना, कोवलेंट भी आ जाते हैं आपके, ठीक है, और आपके हाइड्रोजन बॉन्ड्स भी आ जाते हैं, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस भी आ जाते हैं। तो वो पूछता है कि टेम्परेचर से कौन से बॉन्ड मोस्टली जो है ना बॉन्ड्स जो है वो सेंसिटिव होते हैं। वो हैं आपके हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ठीक है। कौन से? हाइड्रोजन बॉन्ड जो है ना वो आपके सेंसिटिव होते हैं टेम्परेचर से, ये बात याद रख लेना। ओके गाइस, तो इसको हम मिटा लेते हैं जल्दी से और फिर हम करते हैं नेक्स्ट टेम्परेचर पे। तो सिंपल यही है, 4-5 पॉइंट्स है इसको याद करने की। असल में मेरा पुराना वाला बोर्ड जो है ना वो पता नहीं ऐप क्यों नहीं चल रहा, वो सब्सक्रिप्शन मांग रहा है। अब लोग प्यार देंगे, एक दिन उनकी सब्सक्रिप्शन भी खरीद लेंगे। तो अभी मैंने बोर्ड चेंज करा है, थोड़ा मेरे को भी डिफिकल्टी हो रहा है, नया बोर्ड है और इसमें वो पेजेस वाला ऑप्शन नहीं है, तो मेरे को इसके ऊपर ही लिखना पड़ता है। ओके गाइस, तो हमारा टेम्परेचर हो गया। सिंपली यही है कि इससे कौन से टेम्परेचर एंट्री वालों के लिए कौन से बॉन्ड्स टेम्परेचर के सेंसिटिव होते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ठीक है। 10 सेंटीग्रेड बढ़ाने से आपके डबल होंगे। मैंने कहा ना 20 से 40 बोला है तो आप 10 अलग से लोगे, 100 बोल रहा है तो ऐसे लोगे आप। और मिनिमम टेम्परेचर वो होता है जिससे वो अगेन एक्टिव हो जाए, वो जिस पे डिस्ट्रॉय हो जाए वो आपका मैक्सिमम टेम्परेचर, और जिस पे उनकी एक्टिविटी परफॉर्म मैक्सिमम हो, लाइक दिस इज योर ऑप्टिमम टेम्परेचर। एक्टिविटी डिक्रीज हो रही है, ठीक है। तो हम चलते हैं आगे नेक्स्ट पेज पे। ओके गाइस, रिकॉर्डिंग देख रहा चल रही नहीं। अब ये हमारा नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ पीएच, के पीएच कैसे इफेक्ट करता है। अब हर एंजाइम की, ठीक है, हर एंजाइम की एक सेपरेट पीएच होती है, ठीक है। फॉर सपोज मैं अगर बोलूं आपको, जो आपका पेप्सिन है, कौन सा एंजाइम? पेप्सिन है, उसकी कितनी पीएच होती है? उसकी पीएच होती है आपकी 2, ठीक है। दूसरे बुक्स में पंजाब में फेडरल में 2 लिखी हुई है, यहाँ पे आप में चेंज लिखी हुई है, हम पढ़ते हैं, ठीक है। उसकी कितनी पीएच है? पेप्सिन की 2। अगर हम ट्रैप्सिन की बात करें या फिर अमाइलेज की बात करें तो अमाइलेज की पीएच कितनी होती है? 8, ठीक है। आपके बुक में 8.5 लिखी हुई है, मैं आपको दिखाता हूँ। बट जो फेडरल पंजाब या फिर पुराने बुक्स हैं उनमें 8 लिखी है। बट आप अपने बुक्स को फॉलो करें अगर पीएमडीसी है तो, वरना आपको पंजाब और फेडरल को भी रेफरेंस के तौर पर लेना पड़ेगा, ठीक है। मतलब हर एंजाइम की एक सेपरेट पीएच है। अब पीएच बढ़ाने से या चेंज करने से क्या होता है, जो आपकी एक्टिविटी कम बढ़ती है, जैसे वहां पे आपके हाइड्रोजन बॉन्ड डिस्टर्ब हो रहे थे, यहाँ पे आपकी आयोनाइजेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स होती है। क्या होती है? आयोनाइजेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स। ये एमसीक्यू आता है, मेरे से लिखवा लो। ये पूछते हैं कि जो है पीएच चेंज करने से किस चीज की आयोनाइजेशन होती है? अमाइनो एसिड्स की, ठीक है। किस चीज की आयोनाइजेशन होती है? ओके गाइज, आयोनाइजेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स पे इफेक्ट पड़ता है। अब आयोनाइजेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स मतलब, आयोनाइजेशन आप किसको बोलते हो? चार्जेस को। आयोनाइजेशन आप किसको बोलते हो? चार्जेस। तो अमाइनो एसिड पे चार्ज होते हैं, ये आपने पढ़ा होगा सेकंड चैप्टर में, मैंने पढ़ाया भी ये। अगर आपने मेरी वीडियो देखी है सेकंड चैप्टर की तो उसमें मैंने बताया है। तो उनकी चार्जेस पे फर्क होता है। अब अमाइनो एसिड्स क्या करते हैं? मैंने आपको बार बार गला फाड़ फाड़ के बताया था कि अमाइनो एसिड्स आपकी जो है ना एक्टिव साइट बनाते हैं। किसी भी एंजाइम की ये जो एक्टिव साइट होती है वो आपकी कौन बनाते हैं? अमाइनो एसिड्स बनाते हैं, ठीक है। ठीक है, तो पीएच के इफेक्ट से आपका क्या होता है? आपकी जो है ना अमीनो एसिड्स की आयनाइजेशन होती है और वो जो है आपकी मतलब एक्टिव साइट को अल्टर करते हैं, जिसकी वजह से आपकी एंजाइम एक्टिविटी पे फर्क पड़ता है, ठीक है। ये मैंने आपको सारा एक्सप्लेन कर दिया। और के मतलब कि एक्टिव साइट अमीनो एसिड्स की बनी होती है
उनमें टर्शरी स्ट्रक्चर होती है मेनली, आपके बुक में क्वार्टनरी भी लिखी होती है बट टर्शरी होती है मेनली। ये भी मैंने सारी चीज़ें पिछले लेक्चर्स में बता दी। मैं बहुत सारी मतलब बहुत लंबी वीडियो बनाई थी सिर्फ उसकी सारी बेसिक कवर हो जाए इसलिए। ओके, अब जैसे टेम्परेचर से आपके जो हैं हाइड्रोजन बॉन्ड सेंसिटिव होते हैं, वैसे ही पीएच से आपके कौन से बॉन्ड सेंसिटिव होते हैं? पीएच से आपके जो है वो आयोनिक बॉन्ड सेंसिटिव होते हैं। कौन से? आयोनिक बॉन्ड। ये बात जहन में रख लेना। टेम्परेचर का पूछे तो आप हाइड्रोजन बॉन्ड्स, और पीएच की वजह से पूछे तो आपके आयोनिक बॉन्ड, और इस वजह से जो इसकी एक्टिव साइट है वो भी डीनेचर हो जाती है क्योंकि वो उनकी आयोनिक चार्जेस पे अफेक्ट करता है। अब जैसे मैंने बताया इनकी हर किसी एंजाइम की अलग पीएच होती है। तो जैसे मैंने पेप्सिन की बताई जिस पे उनका मैक्सिमम रेट मैक्सिमम एक्टिविटी होगी वो आपकी, उसको हम ऑप्टिमम पीएच बोलेंगे। और जैसे ठीक है, तो इसकी ऑप्टिमम पीएच कितनी है? 1.4। ऑप्टिमम पीएच कितनी है इसकी? 4। और बट ये कौन सी रेंज में वर्क करता है? ये रेंज करता है 1.5 टू 1. ठीक है, इसकी ऑप्टिमम जो है वो 1.4 है, लेकिन ये जो है 1.5 टू 2.5 वर्क करता है। जैसे मैंने आपको बताया दूसरे बुक्स में कितनी पीएच लिखी हुई है 2, बट आपको वहाँ पर आप किस बुक्स को फॉलो करते हो? अगर आपकी पीएमडीसी टेस्ट ले रही है या अगर कोई बच्चा फर्स्ट ईयर और 9th में तो वो इसी को फॉलो करे। ठीक है, अगर पीएमसी आ जाती है तो फिर आपको जो है ना वो फॉलो करना पड़ेगा। अदर साइड अमाइलेज इज द एंजाइम रिलीज फ्रॉम पेनक्रियास, और उसकी जो पीएच है वो 8.5 है। जैसे मैंने आपको बताया इसकी दूसरे बुक्स में 8 लिखी हुई है और आपके बुक में 8.5 लिखी है। बहुत सारे एंजाइम होते हैं, एंटीरोकाइनेज, पेप्सिन, अमाइलेज, ट्रिप्सिन। ठीक है, तो वो सारे एंजाइम होते हैं, उनकी डिफरेंट पीएच होते हैं बट ये मेनली पूछे जाते हैं तो आप इनकी याद कर लें। तो ये पीएच का इफेक्ट था। ठीक है, आगे हम आते हैं एंजाइम कंसंट्रेशन पर। आगे क्या है हमारा? एंजाइम कंसंट्रेशन। इसको जरा गौर से समझिएगा। ठीक है गाइस, एंजाइम एक्टिविटी को हम मतलब कि उसको हम देखेंगे एंजाइम कंसंट्रेशन के हवाले से। तो मैं खाली पेज पे चलते हैं। अच्छा, यहाँ से देखेंगे अब एंजाइम कंसंट्रेशन हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब इसके लिए क्या होता है कि लाइक मेरे पास जो सबस्ट्रेट है वो एक्सेस में, या हम यूं बोल सकते हैं कि ये जो मेरे पास है वो अनलिमिटेड है। सबस्ट्रेट क्या है मेरे पास? अनलिमिटेड है। सबस्ट्रेट आर इन अनलिमिटेड फॉर्म, बट इन रियल लाइफ दे आर ऑलवेज लिमिटेड। बट हम उसका इफेक्ट पढ़ रहे हैं तो हम उसमें जो है ना अजम्पशन भी लेते हैं, और जो एंजाइम वो मेरे पास लिमिटेड है। अब इसको मिटा देते हैं। ठीक है, आपके जहन में ये होना चाहिए कि हम एंजाइम कंसंट्रेशन का इफेक्ट पढ़ रहे हैं। ओके, फॉर सपोज ये सारे जो है ना वो मेरे पास सबस्ट्रेट हैं, अनलिमिटेड है, बहुत ज़्यादा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा। शेप पे मत जाइएगा, हमें जो है ना उसका इफेक्ट समझना है। ठीक है, बहुत ज़्यादा। और मेरे पास जो एंजाइम वो कमी है, ये बोलने के 3 है। ठीक है, अब नॉर्मली क्या होगा? ये एक सबस्ट्रेट है, ये एक एंजाइम पे आके अटैच होगा, ये दूसरा। ठीक है, ये तीसरा इस पे आके अटैच होगा। मतलब मैं यूं बोलूं कि हमने एंजाइम एक्टिविटी को क्या बोला, कितने सबस्ट्रेट 1 मिनट में कितनी जो है ना प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, उसको हम बोलते हैं एंजाइम एक्टिविटी। तो मैं यहाँ बोलूं कि 1 मिनट में कितने हो रहे हैं? 3। 1 मिनट में कितने सबस्ट्रेट कन्वर्ट हो रहे हैं? 3। बट अगर मैं एंजाइम कंसंट्रेशन कौन सा इफेक्ट पड़े? एंजाइम कंसंट्रेशन, यानी कि इस कंसंट्रेशन को हम कांस्टेंट रखेंगे, अनलिमिटेड रखेंगे, इसको हम नहीं छेड़ेंगे, हम छेड़ेंगे सिर्फ इसको। फॉर सपोज यहाँ पे मेरे मार्कर का कलर चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने सबस्ट्रेट बढ़ा दिए 1 एंजाइम मैंने बढ़ा दिए। ठीक है, एंजाइम मैंने बढ़ा दिए। कितने एंजाइम बढ़ा दिए मैंने? 1 2 3 4 एंजाइम और कर दिए। अब जाहिर सी बात, अब ये चौथा सबस्ट्रेट इस एंजाइम पे खत्म आएगा अटैच, ये 5वां इस पे, और ये 6वां इस पे, और ये 7वां इस पे। ठीक है, अगर एक और एंजाइम आ जाए तो ये 8वां उस पे। मतलब जहां पहले 1 मिनट में 3 सबस्ट्रेट कन्वर्ट हो रहे थे, अब वहां 1 मिनट में 8 सबस्ट्रेट कन्वर्ट हो रहे हैं। कितने? 8 सबस्ट्रेट। इसका मतलब क्या है कि आपके एंजाइम बढ़ाने से आपकी एंजाइम एक्टिविटी बढ़ गई। ठीक है ना, पहले 1 मिनट में 3, अब 1 मिनट में 8 है, क्योंकि आपने एंजाइम बढ़ा दिए। तो ये आपकी एंजाइम कंसंट्रेशन का फर्क, मतलब वो आपका डायरेक्ट है, बट आगे चल के वो लिमिट हो जाएगा। ठीक है, ओके, एंजाइम कंसंट्रेशन का मैं बता रहा था। तो फिर क्या होता है आपका? खाली पेज कहाँ गया यार? ठीक है, कि पहले आपका जो है ना सबस्ट्रेट एंजाइम बढ़ाने से आपका रिएक्शन बढ़ता है, तो बाद में क्या हो जाता है? कांस्टेंट हो जाता है। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक, अब हम जिक्र करते हैं उसका सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन का, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि उससे क्या फ़र्क पड़ेगा।
अब यहाँ सबस्ट्रेट की बात करेंगे तो हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन के साथ हम खेलेंगे, ठीक है, उसको बढ़ाएंगे कम करेंगे, बाकी एंजाइम की कंसंट्रेशन वही सेम रहेगी। फॉर सपोज ये मेरे पास एक सबस्ट्रेट है, ये दूसरा, तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा, और यहाँ पे मेरे पास 2 सबस्ट्रेट है, ठीक है, एंजाइम हम बढ़ा लेते हैं। और मेरे पास कितने 4 से 5 हमारे पास है जो एंजाइम है। शेप इग्नोर करें, मैंने पहले ही कहा है ना, मैंने ऐसा ना आप बोलेंगे सर ये सबस्ट्रेट इस शेप पे आके कहाँ अटैच होगा इस एक्टिव साइट पे, बट यहाँ पे इग्नोर करें, टच है तो ओके, ठीक है। ठीक, तो अब हम सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन का फर्क पड़े एंजाइम पे, ठीक है, एक दूसरा तीसरा। अब ये एक सबस्ट्रेट है, ये इसके साथ आके अटैच होगा, ये दूसरा सबस्ट्रेट इसके साथ अटैच होगा, ठीक है। मतलब मैं ये बोलूँ कि 1 मिनट में कितने 2 जो है ना आपके प्रोडक्ट बन रहे हैं, ये आपकी एंजाइम एक्टिविटी है। अब सबस्ट्रेट बढ़ाओगे आप, ठीक है, आपने ये एक और सबस्ट्रेट बढ़ाया, एक और सबस्ट्रेट बढ़ाया, क्योंकि 2 एंजाइम तो वैसे ही वेले पड़े हैं, तो ये यहाँ के अटैच आ जाए और ये यहाँ पे आके अटैच होगा। मतलब आप अब 1 मिनट में आपके कितने बन रहे हैं 4, तो आपकी एंजाइम एक्टिविटी क्या गई, बढ़ गई आपके सबस्ट्रेट बढ़ाने से। फर्स्ट सपोज आपने एक सबस्ट्रेट और बढ़ा दिया, ठीक है, तो ये यहाँ पे आके अटैच हो गया, एक एंजाइम आपका और वेला बैठा हुआ था, तो अब आपके 1 मिनट में कितने बन रहे हैं 5, 1 मिनट में कितने प्रोडक्ट बन रहे हैं 5, मतलब आपकी एक्टिविटी क्या हो गई, डबल से हो गई, ठीक है ना। पहले 2 बन रहे थे, अब 5 बन रहे हैं, मतलब डबल से भी ज्यादा हो गया, 4 पे डबल थी। तो सबस्ट्रेट बढ़ाने से आपकी एंजाइम एक्टिविटी बढ़ रही है। क्या अब आगे मजीद एक्टिविटी बढ़ेगी? नहीं, क्योंकि आपने एक सबस्ट्रेट और तो बढ़ा लिया, बट अगर यहाँ पे कोई एक एंजाइम, कोई और एंजाइम है ही नहीं जो सबस्ट्रेट के साथ अटैच हो। अब चाहे भले आप कितने भी सबस्ट्रेट बढ़ाएं, बट जो आपकी एक्टिविटी होगी वो आपकी क्या एक्टिविटी जाएगी, वो आपकी जाएगी कांस्टेंट, ठीक है। तो ये मतलब पहले आपकी बढ़ेगी, बाद में आपके पास कोई एंजाइम ही नहीं बचेगा जिसके साथ आपका सबस्ट्रेट अटैच हो, तो आपके सबस्ट्रेट बढ़ाने से आपका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आगे जो जाके वो जाएगी आपकी एक्टिविटी जो होगी वो कांस्टेंट हो जाएगी। अगर हम ग्राफ की बात करें तो ये आगे बढ़ेगी और यहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगी। अच्छा, एक बात, जब आपके सारे सब एंजाइम जो है ना वो फिलअप हो जाते हैं सबस्ट्रेट के साथ, तो ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं सेचुरेशन। ये वर्ड आपके बुक में यूज किया हुआ है, ठीक है। सेचुरेशन क्या बोलते हैं हम? सेचुरेशन। सेचुरेशन का मतलब क्या होता है कि सारी एक्टिव साइट्स फिल हो चुकी हैं, सारी एक्टिव साइट्स क्या हो चुकी हैं, फिल हो चुकी हैं, इसको बोलते हैं हम सेचुरेशन। तो यहाँ पे आपके बुक में ग्राफ बना और यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स इज द पॉइंट ऑफ सेचुरेशन, ठीक है, एक्स इज द पॉइंट ऑफ सेचुरेशन। सेचुरेशन मतलब अब मजीद कोई एक्टिव साइट आपकी नहीं बची है जिसपे आके सबस्ट्रेट अटैच हो, सारी एक्टिव साइट, सारे एंजाइम ने अपने सबस्ट्रेट को ले लिया है। दिस इज नोन एज द पॉइंट ऑफ सेचुरेशन, ठीक है। तो ये कहाँ गया, ठीक है, ये रहा। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, the rate of reaction increase with an increase in the concentration of substrate where concentration remains constant, और उसके साथ कंटिन्यू होगी जब तक आपके अवेलेबल एंजाइम बिकम सेचुरेटेड, मतलब कि जितने सारे एंजाइम आपके थे उनके साथ उनके एक साइड फ्लिप ना हो जाए, उनके साथ सारे सबस्ट्रेटेड ना हो जाए, ठीक है, वो आपको बोलते हैं सेचुरेशन। तो देयर विल नो, और जब वो हो जाएंगे तो उसके बाद देयर विल बी नो इंक्रीज इन द एंजाइम एक्टिविटी, सो सर्टेन हायर लेवल ऑफ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एट वेरी हाई कंसंट्रेशन द सबस्ट्रेट एक्सर्ट रिटार्डिंग इफेक्ट। उनका एक रिटार्डिंग इफेक्ट होता है, मतलब कि वो रिएक्शन को कम करते हैं, उनकी एक्टिविटी को, स्पीड को, वो हम जो है ना वो पढ़ेंगे इनहिबिशन में, ठीक है। इसकी 2 पॉइंट हैं आगे, ठीक है, ये जो 2 पॉइंट है ना ये हम आपके इस टॉपिक में, इनहिबिशन वाले टॉपिक में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू। मैं बत आई नो थोड़ा मतलब ऊपर नीचे हो रहा है, वो जस्ट इसलिए कि इनके सब्सक्रिप्शन के सीन है, बट इंशाल्लाह आई विल कोप विद आई विल कोप अप विद देम ऑल। थैंक यू गाइस।